Good evening students. 67th BPSC PT re-exam test series test 5 section D. हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट करते हैं कि कोई भी टॉपिक उठाएं उसको कंप्लीट करें और उतना क्वेश्चन बनाएं कि जिससे कि बीपीएससी लेवल में उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश ना हो। कहने का मतलब कि ये टेस्ट ही सफिशिएंट हो आपके लिए, इसलिए बार बार कहते हैं कि नोट्स बनाइए। ये जो 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में, वो एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 से लिया गया है। केमिस्ट्री का परिचय है, इसमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। अब आप देखिए कि आप फुटबॉल देख रहे हैं, या पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पे पानी देख रहे हैं, या बादल भी देख रहे हैं, पत्ता देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, लड़कियाँ देख रहे हैं, वुमेन देख रहे हैं, मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, रेत देख रहे हैं, सैंड देख रहे हैं, वाटर देख रहे हैं। सब कुछ यदि साइंस कहती है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब कुछ जो है एक इंग्रेडिएंट से बना है जिसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, जिसको हम लोग मैटर कहते हैं। कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यूनिवर्स में जो भी आप देख रहे हैं, भले उसका कलर अलग हो, शेप अलग हो, साइज अलग हो, टेक्सचर अलग हो, आकार अलग हो, आकृति अलग हो, बनावट अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। मीन्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, they may be different in their shapes, they may be different in their sizes, they may be different in their texture, but everything is made up of, and this is what scientists say, this is what the science says, that everything is made up of matter. तो क्या ये बात सही है कि जो भी वस्तु हम लोग आसपास देखते हैं वो मैटर का बना हो? यानी जो फीलिंग्स, इमोशंस, दुख, दर्द, खुशी, हंसी, ये भी मैटर है क्या? ये भी पदार्थ है? और आंसर यदि न है तो मैटर को इस इमोशन से, इस फीलिंग से, महसूस जो करते हैं उससे हम लोग अलग कैसे करेंगे? तो अलग करने का जो तरीका साइंस बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो यानी मास हो और जो कोई जगह घेरता हो, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, साइंस में कहिए कि यदि उस वस्तु का आयतन हो, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो, तो वो मैटर कहलाता है। यानी any object in this universe that has mass and it occupies space is called as matter. हिंदी में कुछ भी, कोई भी वस्तु यदि उसका द्रव्यमान हो, यदि उसका आयतन हो, तो हम लोग पदार्थ के श्रेणी में, मैटर के श्रेणी में डाल सकते हैं। हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो महसूस करते हैं, हमारा इमोशंस, फीलिंग्स, दुख, दर्द, इट कैनॉट बी ए मैटर। उसको, अपने दुख को हम लोग पदार्थ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दुख का कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई मास नहीं है, हमारा दुख कोई आयतन, कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। आज साइंस इस बात पर सहमत है कि जो भी आप मैटर देखते हैं, जो भी आप पदार्थ देखते हैं,
वो छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि शुगर क्रिस्टल लेंगे, शुगर क्यूब लेंगे, यू गो ऑन डिवाइडिंग इट, और इतना डिवाइड करेंगे कि यू विल गेट मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। यदि चीनी के टुकड़ा को, क्यूब को आप लेते हैं और उसको विभाजित करते चले जाते हैं, और जितनी आपकी शक्ति है विभाजन करने का, आप देखेंगे मिलियन, अरबों छोटे छोटे कण निकल के आएंगे। तो एक चीज तो तय है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। पदार्थ जो हैं छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। क्या प्राचीन काल से हम लोग इस पदार्थ के बारे में जानकारी है? इस मैटर के बारे में क्या प्राचीन काल से हम लोग को मालूम है? मीन्स व्हाट डज आवर एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स सेज? हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स ये कह गए हैं कि आज जिसको हम लोग पदार्थ मानते हैं, वो पदार्थ को 5 मूल तत्व में विभाजित कर चुके। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल, और इसका नाम दे दिए पंचतत्व। तो आप अपने एंशिएंट इंडियन कल्चर में जाएंगे, एंशिएंट इंडियन साइंस में जाएंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि आपके एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स मैटर को 5 डिवीजन में बांट चुके थे। एयर, फायर, स्काई, अर्थ एंड वाटर, एंड दीज टुगेदर वे नोन एज पंच तत्व। आधुनिक युग के वैज्ञानिक, व्हाट डज टुडेज साइंटिस्ट से? आज साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मैटर कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब देख के कैसा लगता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। टुडे यू कैन डिवाइड मैटर on the basis of physical properties and chemical properties. आधुनिक वैज्ञानिक पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटे, और इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला गया है, कुछ कॉन्क्लूजन्स निकाला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोग बात किए हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। आपके जो पदार्थ हैं छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये जो है नीला नीला भाग, मान के चलिए ये जल का कण है। दीज आर ऑल वाटर पार्टिकल्स। और आप देखिए ये जो देख रहे हैं ये शुगर पार्टिकल्स है, चीनी का टुकड़ा। और जल में यदि आप चीनी को डालेंगे तो आप कहते हैं कि चीनी घुलनशील है, चीनी घुल गया। If you drop sugar particles in a jar of water or in a glass of water, you will find that the sugar dissolves. But have we asked the question, where has this sugar gone? जैसे ही हम लोग पानी में चीनी डालते हैं, चीनी गया कहाँ? चीनी, शुगर पार्टिकल्स
ये देखिए वाटर पार्टिकल्स है, और ये वाटर पार्टिकल्स के बीच का जो जगह है, बीच का जो जगह है उसमें शुगर पार्टिकल्स आके फिट हो गए। यानी चीनी के कण पानी के कण के बीच में जो जगह है वहां पे ये आके बैठ गए। तो सबसे पहला निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बट देयर इज स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। ये पहला है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो गुण है, एवरीथिंग, ऑल जो आपका फिजिकल गुण है, फिजिकल क्वालिटीज, दे आर ऑल रिलेटेड। अब आप देखेंगे कि ये जो कोई भी मैटर है उसका जिसका जो पार्टिकल्स है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये हमेशा घूमते रहता है। इस तरह से कहने का मतलब कि जो भी कण है वो हमेशा गतिशील रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। आप इसको देखिए, फिर से देखिए, कोई भी मैटर है उसके कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, यदि उसमें गतिशीलता, कण तो गतिशील होते ही हैं, और यदि इसमें आप यदि तापमान बढ़ाएंगे तो ये गतिशीलता बढ़ती है, और तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। और ये चूंकि ये कण मूव करते रहते हैं, गतिशील होते रहते हैं, हमेशा दे आर रैंडमली मूविंग, we say that the particles of this matter, they have kinetic energy. ये जो आपका पदार्थ का जो कण है उसमें गतिज ऊर्जा है, और ये गतिज ऊर्जा तापमान के साथ बढ़ता चला जाएगा। ये तापमान के साथ बढ़ता चला जाएगा। हमेशा ये मूव करते हैं। अब चूंकि ये हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि दो अलग अलग कण, चूंकि दो, आप पानी, किसी ग्लास में पानी ले लीजिए, जल का कण है, और उसमें आप शुगर डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, तो ये चूंकि मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, और उनके बीच में जगह भी होता है। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आपस में मिक्स कर जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। यानी दो विभिन्न पदार्थ के कण आपस में स्वतः मिल जाते हैं, और तापमान बढ़ाने से ये जो उनका मिलने वाला एक्टिविटी है और तेज हो जाता है। इसका अर्थ समझिए, इससे हम लोग नया कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, और चूंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कोई दूसरा पदार्थ का कण उसमें आ जाएगा, आके घुलनशील हो जाएगा, और तापमान बढ़ने पे घुलनशीलता बढ़ जाती है। लेकिन एनीवे, तापमान हटा दीजिए। जब दो विभिन्न पदार्थ के कण
स्वतः आपस में मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विसरण। When there is an intermixing of two different types of matter on their own स्वतः, then it is known as diffusion. And obviously the temperature बढ़ाएंगे तो आपका डिफ्यूजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तीसरा गुण कि जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। There is a law of attraction. The particles of matter attract each other. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन का जो ऊर्जा है, शक्ति है, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उसके बाद कम आपका द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन is maximum in solid, then you have in liquid and in decreasing order in gas. चलिए इसके साथ ही हम लोग अपने क्वेश्चन का डिस्कशन चालू करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर? तो मैटर की बात किए थे, जिसमें मास या द्रव्यमान और आयतन या वॉल्यूम रहे, वो मैटर है। तो आंसर है आपका वायु। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन पदार्थ है? 2 का सी, कुर्सी, चेयर। 2 का है सी। 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? स्नेह, इमोशंस, है ना, लव, इसमें ना मास है ना वॉल्यूम है। 3 का है सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन गैस इज स्प्रेडिंग ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम इन द एयर। यदि इत्र का सुगंध जो है हवा में फैलता है तो फैलने का कारण है जिस प्रोसेस को हम लोग विसरण के नाम से जानते हैं। So the example of diffusion in gas is option number A, spreading of the fragrance of perfume in the air. क्वेश्चन नंबर 4, गैसों में विसरण का उदाहरण है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 5, सही ऑप्शन है सी, The change of gas into liquid is called condensation. गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। चलिए जरा संघनन कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, कंडेंसेशन को डिस्कस करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए लुक एट दिस स्लाइड। ये आप फ्रीज से ठंडा बोतल का पानी निकालेंगे या ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर शीशे के ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के बाहर आपको इस तरह का जो है दृश्य देखने को मिलता है। होता क्या है कि जो वाटर वेपर है, वाष्प है, वो कन्वर्ट होकर लिक्विड के फॉर्म में ग्लास के पास आ जाता है। संघनन, इंग्लिश में इसको कंडेंसेशन कहते हैं। इवापोरेशन का ठीक उल्टा प्रोसेस है। क्या होता है कि जब वायु का तापमान उसांक से, माने एयर का जो टेम्परेचर होता है ड्यू पॉइंट से नीचे हो जाता है, गिरता है, तब वायु जो है, वायु में जो वाटर वेपर है वो होल्ड नहीं कर पाती है जल वाष्प को, और ये द्रव्य लिक्विड फॉर्म में आके कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम लोग संघनन कहते हैं। संघनन, जो बारिश आप देखते हैं जल वाष्प, बादल क्या है? वाटर वेपर है, और एक टेम्परेचर के बाद वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाती है, और जब टेम्परेचर नीचे गिरता है तो कैपेसिटी टू कैरी वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस। टेम्परेचर गिरता है और कंडेंसेशन के कारण ही जो है
क्योंकि एयर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो बादल में से जो गैस है, वाटर वेपर जो है, एक लिक्विड का फॉर्म लेके नीचे गिरती है, जिसको हम लोग बारिश का नाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? डेंसिटी। देखिए, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली रहते हैं, बहुत उनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ऊंचा घनत्व हमेशा ठोस का ही होगा। तो निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो वो होता है ठोस का, सॉलिड का। 6 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? हम लोग बात किए थे डिस्कशन में कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का, हमेशा कंटिन्यूसली रैंडम मूवमेंट होते रहता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ना, गतिज ऊर्जा होता है, हम चलते रहते हैं। ठोस में सबसे कम होता है ये ऊर्जा, और गैस में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस में। 7 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 8, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? इन विच स्टेट इज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मिनिमम? सबसे ज़्यादा मिनिमम किस में होता है? ठोस में। तो 8 का ए, ठोस, सॉलिड। पदार्थ को किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? कहने का मतलब है, जो हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बात किए हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बात किए, इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट किस में है? वो है आपके सॉलिड में, वो आपका ठोस में ये बल जो है सबसे प्रबल है। तो 9 का है ए, ठोस। निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम स्पीड? सबसे ज़्यादा रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स किस में करता है? ठोस में, सॉलिड में, या लिक्विड में, गैस में? सबसे ज़्यादा रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स का होता है गैस में, और सबसे कम होता है सॉलिड में। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम स्पीड? द पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम स्पीड इन गैस। निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो 10 का है सी। जल का क्वथनांक क्या है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वेरी इजी, 100 डिग्री सेल्सियस। 11 का बी। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लगता है मिस कर गए। जल का क्वथनांक, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध जल का क्वथनांक, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में पूछा गया है 273, ऐड कर दीजिए तो 373 के। 12 का है सी। बर्फ का गलनांक, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी को यदि केल्विन में पूछा जाएगा तो बर्फ का गलनांक कौन है? तो 0 डिग्री पे आप 273 मिला दीजिए तो 273 हो जाएगा। 14 का है बी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 के। क्वेश्चन नंबर 15, 300 केल्विन तापक्रम बराबर है कितना? मतलब 300 मीन्स 273, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। तो सही आंसर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे 300 के हो जाएगा। 15 का सही आंसर है ए। उसी तरह 16 का 573, तो इसमें आप 273 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट 300 डिग्री सेल्सियस। 16 का सी। देखिए, बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ये, आप लोग जानते होंगे, बट आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, दैट इज वाई दिस क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? प्लस 273 कीजिए, 298 हो गया। 17 का सी। 373 किसके बराबर है? फिर 273 ऐड कर दीजिए, 646। 19, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है?
आप देखेंगे पड़ोसी के यहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है, तो वो आप तक पहुंचता है गरम गरम खाने का भोजन। क्यों? एनर्जी, ऐसे ही पार्टिकल मूव कर रही है, प्लस टेम्परेचर। प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन, हिंदी में विसरण। तो विसरण के कारण ही गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक फैल जाती है। द स्मेल ऑफ हॉट फूड और परफ्यूम स्प्रेड्स फार एंड वाइड बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। 19 का सही ऑप्शन है ए। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या रहता है? सॉलिड होता है ना, आइस होता है। तो 0 डिग्री पे ठोस। 20 का सही ऑप्शन है डी। What will be the physical state of water at 0 degree Celsius? It will be solid. चलिए, हम लोग ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट है तो भी, Which of the following phenomena will increase on raising the temperature? निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुचित ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? नहीं, तापमान बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ेगा? डिफ्यूजन में यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, इवापोरेशन में बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, लेकिन कॉम्प्रेशन में टेम्परेचर नहीं बढ़ाना होता है, प्रेशर बढ़ाना होता है। ठीक है, अब देखिए सी ऑप्शन देखिए, इवापोरेशन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इवापोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, और गैस का एक्सपेंशन, गैस फैलती है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो सही ऑप्शन है सी, सही ऑप्शन है सी। वाष्पन तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, विसरण तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, और गैसों का प्रसार तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। तो 21 का सही ऑप्शन है सी। 21 का सही ऑप्शन है सी। 21 का सही ऑप्शन है सी। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसमें यह है कि सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट, मैंने गैस को कंप्रेस करना है, संपीड़न करना है, एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने किसी भी गैस को आप ताप और दाब के कारण गैस को द्रवित में चेंज कर सकते हैं। मतलब अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अंडर वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने आप गैस को संपीड़न कर सकते हैं द्रव में यदि आपके पास सही स्थिति में दाब और तापमान हो। तो क्या है? टेम्परेचर यदि घटाएंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू लिक्विड। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। निम्न तापमान और उच्च दाब पे आपका जो गैस है संपीड़न होकर द्रव में बदल जाएगा। 22 का सही ऑप्शन सी। 23 चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक। फ्लो का मतलब बहना है ना, बह है। तो क्या बहता है? सॉलिड्स बहता है? नो, ओनली 2 स्टेट्स ऑफ मैटर फ्लो। एक है गैस और दूसरा है लिक्विड। गैसेज एंड लिक्विड्स को कहा जाता है दे फ्लो। तभी कहते हैं गैस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। गैस और द्रव तरल के समान, इनमें प्रवाह है, इसीलिए इनको कहा था गैस और द्रव को तरल कहते हैं। तो 23 का सही आंसर है गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ वॉट। देखिए ये अर्थन पॉट है, आपका मिट्टी का घड़ा है, और आप जानते हैं कि मिट्टी के घड़े में छोटा 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 पोर्स। देखिए ये मिट्टी का घड़ा है आपका, और मिट्टी के घड़े पे छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र। देयर आर स्मॉल पोर्स। ठीक है, अब क्या होता है कि इन छिद्र से पानी का जो ड्रॉपलेट है बाहर निकलता है, और जब ड्रॉपलेट बाहर निकलता है तो इनका सतहीय क्षेत्र, जो सरफेस एरिया होता है, वो बढ़ जाता है। याद रखिएगा, इवापोरेशन में
हिंदी में हम लोग वाष्पन कहते हैं। वाष्पन में जब सतहीय क्षेत्र बढ़ता है तो वाष्पन की गति बढ़ जाएगी, इवापोरेशन का गति बढ़ जाएगा, तो तुरंत जो है बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही ये जो लिक्विड है ये तुरंत ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होके इस क्षेत्र को छोड़ देगा। चूँकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी लिया गया तो यहाँ का टेम्परेचर अपने आप कूल हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर कूल होता है तो अंदर रखा हुआ पानी भी ठंडा हो जाता है। तो ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ इवापोरेशन। ग्रीष्म में जल की मिट्टी के बर्तन पे रखने पे किस परिघटना के कारण वो ठंडा हो जाता है? तो आंसर है वाष्पन। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। A few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब देखिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठोस में जो आपका आकर्षण बल है सबसे ज़्यादा है, फिर ठोस से कम है द्रव में, लिक्विड में, और सबसे कम है आपका गैस में। इसीलिए गैस तुरंत इवापोरेट करती है, गैस तुरंत प्रसार हो जाता है, गैस तुरंत फैल जाता है, लिक्विड भी फैल जाता है, लेकिन ठोस नहीं फैलता है। तो क्वेश्चन ये है कि आप इसको अरेंज कीजिए कि सबसे कम किस में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सबसे ज़्यादा किस में है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होगा तो ऑक्सीजन, उसके बाद लिक्विड में होगा यानी वाटर, और तीसरा आपका सॉलिड होगा यानी शुगर। तो आपका सही आंसर है 25 का सी। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? सबसे कम आकर्षण बल गैस में होगा, उसके बाद जल में होगा, और सबसे ज़्यादा शर्करा में होगा। तो 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है सी। तो बच्चों टेस्ट 5 सेक्शन डी आपका कंप्लीट।